हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 9 जंतुओं में जैव प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। यदि आपके द्वारा किया गया भोजन आपके पुनः भोजन करने से पहले पूरी तरह पच गया है तो आपको पीड़ा के लिए औषधि की आवश्यकता नहीं होगी। थिरुकुरल 942 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण वाले कक्षा 6 के अध्याय में हमने सजीवों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक प्रकार्यों जैसे क्षण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन के विषय में सीखा। इन्हें सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। इस अध्याय में हम पोषण और श्वसन जैसे जैव प्रक्रमों के संबंध में विस्तार से जानेंगे। अपने परिवेश का अवलोकन कीजिए एवं इस पर ध्यान दीजिए कि जंतु क्या खाते हैं। जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। मधुमक्खी और शकरखोरा पुष्पों का मकरंद चूसते हैं तथा मानव, शिशु एवं अन्य जंतुओं के शावक अपनी मां का दूध पीते हैं। अजगर यानी पाइथन जैसे सर्प उन जंतुओं को निगलते हैं जिनका वे शिकार करते हैं। कुछ जलीय जंतु अपने आसपास के जल में तैरते हुए भोजन के छोटे छोटे कणों को छानकर खाते हैं। मानव तथा सभी जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिससे वे विभिन्न जैव प्रक्रमों को करने में सक्षम होते हैं। जंतु ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे जटिल घटकों से बना होता है। इन जटिल खाद्य घटकों को शरीर द्वारा उपयोग में लाने से पहले सरल रूप में तोड़ा जाना आवश्यक है। परंतु यह प्रक्रिया कैसे होती है? जटिल भोजन घटकों का अपेक्षाकृत सरल रूपों में विघटन आहार नाल नामक एक लंबी नलिका में होता है। बच्चों, सर्वप्रथम यह चित्र आप ध्यानपूर्वक देखिए। यह मानव तंत्र का चित्र है जिसमें कि ये मुख है और ये जो नली गई है इसे कहते हैं ग्रास नली या भोजन नली। इसी को आहार नाल कहा जाता है। यह आकृति यकृत की है, यह यकृत है और यह अमाशय है, यह अग्नाशय। ये जो पीले रंग में आपको दिख रहा है ये अग्नाशय है और ये हिस्सा शूद्रांत्र है और ये जो बाहरी हिस्सा है यह बृहदांत्र है। इसके पश्चात यह हिस्सा मलाशय है और यह गूदा है। जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वह इन सभी भागों से होकर गुजरता है और यही हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। दोबारा से इसको अध्ययन करते हैं। जटिल भोजन घटकों का अपेक्षाकृत सरल रूपों में विघटन आहार नाल नामक एक लंबी नलिका में होता है। यह प्रक्रिया मुख से आरंभ होती है और गूदा में समाप्त हो जाती है। यह मुख से यहां से प्रारंभ होती है और गूदा में समाप्त होती है। जैसे जैसे भोजन इस नलिका में आगे बढ़ता है वैसे वैसे विभिन्न भागों से स्रावित पाचक रस इसे सरल रूपों में विघटित कर देते हैं। भोजन का यह सरल रूप हमारी आहार नाल के विभिन्न हिस्सों द्वारा अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है ताकि विभिन्न प्रकारों को पूरा किया जा सके। जंतुओं में पोषण 9.1 है। ये विभिन्न जंतुओं में जटिल भोजन घटक किस प्रकार सरल रूपों में विघटित होकर शरीर द्वारा उपयोग किए जाते हैं। क्या सभी जंतुओं में यह प्रक्रम एक समान होता है अथवा अलग अलग होता है? आइए सर्वप्रथम इसी प्रक्रम को हम मनुष्यों में समझने का प्रयास करते हैं। 9.1.1 मानव में पाचन। आइए हम अपने शरीर के अंदर आहार नाल के विभिन्न भागों में से होकर जाने वाले भोजन की यात्रा का पता लगाएं। मुख गुहा से भोजन यात्रा का आरंभ। मुख गुहा क्या है बच्चों? यह है मुख और यह है अंतिम भाग गुहा। यहां से लेकर यहां तक की भोजन की यात्रा। भोजन के मुख में प्रवेश करते ही आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की यात्रा आरंभ हो जाती है। हमारे दांत संदलन, क्रशिंग एवं चर्वण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित करते हैं। भोजन को आरंभिक विघटन द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को यांत्रिक पाचन कहते हैं। आप अपने प्रिय भोजन के विषय में सोचिए।
क्या आपके मुंह में पानी आ जाता है? जब हम अपने प्रिय भोजन के विषय में सोचते हैं तो मुंह में अधिक लार स्रावित होने के कारण ऐसा होता है। आपके विचार से आपके मुख में लार की क्या भूमिका है? जब आप रोटी खाते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है? आइए पता लगाते हैं। आप रोटी का ग्रास यानी टुकड़ा लें अथवा इसकी समान मात्रा में उबले हुए चावल लें और इन्हें 30 से 60 सेकंड तक अच्छी तरह चबाएं। सबसे पहले आपको रोटी अथवा चावल का अपना सामान्य स्वाद आया होगा, परंतु इसे चबाते रहने पर क्या आपको इसके स्वाद में कोई अंतर अनुभव होता है? इसके स्वाद में मिठास आने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? रोटी अथवा चावल में मंड होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हमारी लार में पाचक रस होता है, जो मंड को शर्करा में विघटित करने में सहायता करता है। इससे स्पष्ट होता है कि मंडयुक्त भोजन जैसे रोटी को अधिक समय तक चबाने से इसका स्वाद मीठा लगने लगता है। भोजन के घटकों को सरल रूप में विघटित करने में लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विज्ञान एवं समाज। मुख का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इसे स्वच्छ रखना आवश्यक है। हमें दिन में 2 बार अपने दांतों पर मंजन करना चाहिए और जीभ को साफ करना चाहिए। दंत क्षय और मुख की दुर्गंध से बचने के लिए हमें हर बार भोजन करने के बाद कुल्ला करना चाहिए। इसके साथ ही उन युक्तियों का पता लगाइए जिससे हमारे बुजुर्ग मुख की स्वच्छता बनाए रखते थे। क्रियाकलाप 9.1 आइए जांच करें। परख नली क में एक छोटा चम्मच उबले हुए चावल डालिए और परख नली खा में भी एक छोटा चम्मच उबले हुए चावल को 30 से 60 सेकंड चबाने के बाद डालिए। दोनों परख नलियों में 3 से 4 मिलीलीटर जल डालिए। तालिका 9.1 में चावल एवं जल के मिश्रण के आरंभिक रंग को लिखिए। एक बिंदु पाती की सहायता से दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 3 से 4 बूंदें डालिए। इसे अच्छी तरह मिलाइए और अवलोकन कीजिए। अपने अवलोकन को तालिका 9.1 में अभिलेखित कीजिए। तालिका 9.1 मंड पर लार की क्रिया। परख नली आयोडीन मिलाने से पूर्व मूल रंग, आयोडीन मिलाने के पश्चात रंग में परिवर्तन का संभावित कारण यदि कोई हो। पहले उबले हुए चावल, आपको उबले हुए चावल में आयोडीन मिलाने से पहले का जो रंग है उसका मूल वो लिखना है यहाँ पे। इसके पश्चात आयोडीन मिलाने के बाद जो रंग आया वो लिखना है। रंग में परिवर्तित का कोई आपको अगर संभावित कारण लग रहा है तो वो आपको यहां लिखना है। खा चबाए गए उबले चावल, इसमें आयोडीन मिलाने से पहले का आपको रंग लिखना है यहाँ पे आयोडीन मिलाने के बाद, और इसके बाद अगर रंग में परिवर्तन का कोई संभावित कारण है तो वो आपको यहाँ लिखना है। क्या आपने अवलोकन किया कि परख नली क में उबले हुए चावल का रंग परिवर्तित होकर नीला काला हो गया, जबकि परख नली खा में चबाए गए उबले चावल का रंग परिवर्तित नहीं हुआ अथवा बहुत हल्का नीला काला रंग विकसित हुआ? परख नली क के रंग में परिवर्तित होने का क्या कारण है? कक्षा 6 में हमने सीखा था कि मंड पर आयोडीन की अभिक्रिया स्वरूप नीला काला रंग प्राप्त होता है। परख नली क में नीले और काले रंग का दिखाई देना मंड की उपस्थिति को इंगित करता है। परख नली खा में चबाए गए उबले चावल का रंग परिवर्तित ना होना इसमें मंड की अनुपस्थिति को इंगित करता है। यदि रंग में केवल हल्का परिवर्तन होता है तो यह मंड की बहुत कम मात्रा में उपस्थिति को इंगित करता है। यहाँ लार की क्रिया के कारण मंड सरल शर्कराओं में विघटित हो गया है। यदि परख नली खा में अभी भी रंग दिखाई देता है तो इससे आगे और अन्वेषण करने के लिए आप क्रियाकलाप में क्या परिवर्तन करेंगे? क्या चबाने का समय बढ़ाने से उसके रंग में परिवर्तन होगा? क्रियाकलाप को पुनः करके इसका पता लगाने का प्रयास कीजिए। अब हम जान गए हैं कि मुख में लार के स्त्राव से मंड को शर्करा में विघटित करने में सहायता मिलती है। शरीर में जटिल भोजन घटकों को सरल रूप में विघटित करने का यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। भोजन आंशिक रूप से मुख में ही पच जाता है। आइए हम सीखते हैं कि यह आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन आहार नाल के अन्य भागों में किस प्रकार और अधिक पचता है। भोजन नली, ग्रास नली, मुख से आमाशय तक का पथ। जब आप अपना भोजन चबाते हैं तो उसकी लार न केवल मंड के पचने में सहायता करती है अपितु भोजन को आर्द्र भी करती है, जिससे ये
मृदु यानी नरम हो जाता है और सरलता से निगला जा सकता है। आपकी जिह्वा चबाए गए भोजन को लार के साथ मिलाती है। यह इस मृदुकृत भोजन को आगे धकेलने में सहायता करती है, जहां से यह भोजन लंबी एवं लचीली नलिका में प्रवेश करता है, जिसे ग्रास नली, चित्र 9.2 देखिएगा, कहा जाता है। ये देखिए चित्र 9.2, ग्रास नली में भोजन की गति। ये जो आपकी फूड पाइप थी यहाँ पर, ये देखिए बच्चों, ये है आपकी ग्रास नली। इसी का ही रूप यहाँ पर दिखाया गया है। ये ग्रास नली है। आपने भोजन खाया, ये देखिए ये भोजन है, ये इसी ग्रास नली से नीचे अमाशय की ओर जाता है। ये देखिए, परंतु भोजन नीचे की ओर कैसे जाता है? भोजन नली की भित्तियां धीरे धीरे लहरदार गति से संकुचित और शिथिल होती हैं, जिससे भोजन अमाशय में धकेला जाता है। यह गति संपूर्ण आहार नाल में होती है और भोजन को आगे की ओर धकेलती है। आगे चलते हैं। अमाशय। अमाशय में भोजन के मंथन के लिए भित्तियां संकुचित और शिथिल होती हैं। तत्पश्चात मथा गया भोजन अमाशय के आंतरिक आस्तर यानी इनर लाइनिंग से स्रावित होने वाले स्राव के साथ मिश्रित होता है। अमाशय के इस स्राव में अम्ल, पाचक रस और श्लेष्मा होते हैं। चित्र 9.3 देखिए। यह देखिए बच्चों, यह अमाशय का चित्र है, जिसके अंदर यह अमाशय की भित्ति है, ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, और अमाशय के अंदर होता है पाचक रस, अम्ल और श्लेष्मा। अमाशय का पाचक रस भोजन में उपस्थित प्रोटीन को अपेक्षाकृत सरल घटकों में विघटित करता है। अम्ल न केवल प्रोटीन को विघटित करने में सहायता करता है, अपितु अनेक हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। श्लेष्मा अमाशय के आस्तर की अम्ल से सुरक्षा करती है और क्षति को रोकती है। अमाशय में भोजन आंशिक रूप से पचता है और अर्ध तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। अब यह पाचन के अगले चरण के लिए तैयार है। बच्चों, चलिए कुछ रोचक तथ्य पढ़ते हैं। रोचक तथ्य। मानव शरीर के अंदर होने वाले पाचन प्रक्रम के विषय में वैज्ञानिकों को कैसे पता चला? हमारे शरीर में अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज संयोगवश हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति को दुर्घटनावश पेट में गोली लगी। उसका उपचार चिकित्सक विलियम ब्यूमोट द्वारा किया गया। सेंट मार्टिन का घाव कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ और उसमें स्थायी रूप से एक छोटा सा छिद्र रह गया। इस छिद्र से डॉक्टर ब्यूमोट ने अमाशय में हो रही पाचन क्रिया को प्रत्यक्ष देखा। उन्होंने सेंट मार्टिन के अमाशय में विविध खाद्य पदार्थों के विघटन का प्रयोग किए। इसके साथ ही उन्होंने पाचन पर संवेगों के प्रभाव का भी अध्ययन किया। क्षुद्रांत, छोटी आंत। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अमाशय से होकर अपनी यात्रा के पश्चात क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। चित्र 9.4 को देखिए। ये देखिए बच्चों, ये क्षुद्रांत ये है। यह नली फैली हुई आहार नाल का चित्र है। इसकी लंबाई का अनुमान लगाइए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यद्यपि इसे क्षुद्रांत यानी छोटी आंत कहते हैं, परंतु यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है, जो आपकी कक्षा की छत की ऊंचाई से लगभग दोगुनी होती है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्षुद्रांत 3 स्रोतों से पाचक स्राव प्राप्त करती है, जिनमें से एक स्वयं क्षुद्रांत का आंतरिक आस्तर होता है और अन्य 2 आहार नाल से संबद्ध शरीर की 2 संरचनाएं यकृत और अग्नाशय होती हैं। चित्र 9.4 में देखिए बच्चों, ये यकृत है और ये यहां पर है था अग्नाशय है, जिसकी स्थिति यहां होती है यकृत के नीचे। यकृत से पित्तरस का स्राव होता है, जो थोड़ा क्षारीय होता है। अध्याय पदार्थों का अन्वेषण अम्लीय, क्षारीय एवं दासीन में वर्णित उदासीनीकरण अभिक्रिया का स्मरण कीजिए। पित्तरस अमाशय से आने वाले भोजन में उपस्थित अम्ल को उदासीन करता है और वसा को छोटी गोलिकाओं में विघटित कर देता है, जिससे उनका पाचन सरल हो जाता है। अग्नाशय से अग्न्याशयी रस का स्राव होता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है और भोजन में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को भी विघटित करता है। क्षुद्रांत की भित्ति से स्रावित पाचक रस वसा और आंशिक रूप से पचे हुए कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को और अधिक सरल रूपों में विघटित करता है।
पचे हुए पोषक क्षुद्रांत की भित्तियों में पाए जाने वाले रक्त वाहिकाओं में उपस्थित रक्त में प्रविष्ट होते हैं। इस प्रक्रम को पोषकों का अवशोषण कहते हैं। ये पोषक क्षुद्रांत से कैसे अवशोषित होते हैं? क्षुद्रांत का आंतरिक आस्तर पतला होता है और इस पर अंगुली जैसे हजारों प्रवर्ध यानी प्रोजेक्शन होते हैं। ये देखिए बच्चों, चित्र 9.5, जो कि पोषकों के प्रभावी अवशोषक हेतु सतही क्षेत्रफल की वृद्धि कर देते हैं। प्रवर्ध पचे हुए पोषकों को रक्त में भेजते हैं, जो उन्हें शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। इसके साथ ही ये पोषक शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं और वृद्धि एवं मरम्मत के कार्यों में सहायक होते हैं। आगे चलते हैं, विज्ञान एवं समाज। सीलिएक रोग एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर गेहूं, जौ और राई में पाए जाने वाले ग्लूटेन नामक प्रोटीन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया क्षुद्रांत के आंतरिक आस्त्र को क्षति पहुंचाती है, जहां पोषक अवशोषित होते हैं। फलस्वरूप क्षुद्रांत सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है। सीलिएक रोग के प्रबंधन का एक मात्र उपाय ग्लूटेन युक्त भोजन खाने से बचना है। इसके लिए भोजन में कदन्नों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी का उपयोग किया जाना अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन रहित होते हैं। आगे चलते हैं, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत। अधिकांश पोषकों के क्षुद्रांत्र में अवशोष होने के तथा पच जाने के पश्चात शेष बिना पचे हुए भोजन का क्या होता है? यह बृहदांत्र में चला जाता है। बृहदांत्र की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, 1.5। इसकी लंबाई क्षुद्रांत से कम होती है। इसके पश्चात भी इसे बृहदांत्र क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि यह क्षुद्रांत्र से अधिक चौड़ी होती है। बृहदांत्र बिना पचे भोजन में से जल को और कुछ लवणों को अवशोषित करती है, जिसके कारण अपशिष्ट अर्ध ठोस हो जाता है। इस अर्ध ठोस अपशिष्ट को मल कहते हैं। यह मल शरीर द्वारा मल त्याग होने तक बृहदांत्र के निचले भाग में एकत्रित होता है, जिसे मलाशय कहते हैं। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज यानी चोकर युक्त अनाज जैसे रेशे, फाइबर समृद्ध भोजन खाने से बृहदांत्र सुचारू रूप से कार्य करती है, जिससे सरलता से मल त्याग होता है। अंततः इसे गूदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रक्रम को बहिक्षेपण यानी बहिक्षेपण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार आपका शरीर अनावश्यक अपशिष्ट को निकाल देता है और आप स्वस्थ रहते हैं। क्या यह जानना रोचक नहीं है कि भोजन के प्रत्येक तत्व का उपयोग और अनावश्यक अपशिष्ट से मुक्ति सुनिश्चित करते हुए पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है? आइए इस रोचक तथ्य को पढ़ते हैं। बृहदांत्र में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु होते हैं, जो पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। यह जीवाणु हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। वे बिना पचे भोजन विशेषता रेशों को विघटित करते हैं और आवश्यक पोषकों का उत्पादन करते हैं। रेशे से समृद्ध भोजन और विशेषता किण्वित भोजन जैसे कि दही, छाछ, श्रीखंड, कांजी, अचार और गुदरक और पोइता भात स्वस्थ पाचन तंत्र और समग्र स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं। विज्ञान एवं समाज। शताब्दियों से यह सर्वविदित है कि उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में पाचन का बहुत महत्व है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में सरलता से पचने वाले भोजन की भूमिका पर और पाचन को बढ़ाने के लिए अदरक, काली मिर्च और जीरे जैसे मसालों के उचित उपयोग पर बल दिया गया है। पोषण के क्षेत्र में विज्ञान में हुए उन्नयन भी पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मुख्य कारकों के रूप में उपयुक्त समय पर भोजन करने, उचित आहार ग्रहण करने और भूख से अधिक भोजन न करने को महत्व देते हैं। क्या सभी जंतुओं में भोजन का पाचन मनुष्यों की भांति ही होता है? देखिए बालक क्या कह रहा है। मैंने गायों को अपना भोजन चबाते हुए देखा है, जबकि उस समय ना तो वे कुछ खा रही थीं और ना ही चर रही थीं। ऐसा क्यों होता है? घास खाने वाले जंतु जैसे कि गाय, चित्र 9.6 देखिए बच्चों। ये देखिए, ये गाय है, ये इसकी ग्रास नली है, ये अग्नाशय है, ये क्षुद्रांत है और ये अमाशय है, प्रथम अमाशय। और भैंस आंशिक रूप से घास चबाते हैं और उसे निगल लेते हैं, जहां से वह अमाशय में जाती है।
आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन धीरे धीरे चबाए जाने के लिए वापस मुंह में लाया जाता है। इस प्रक्रिया को रोमंथन कहा जाता है। इन जंतुओं को रोमंथी कहते हैं। गाय दिन के लगभग 8 घंटे अपना भोजन चबाने में लगाती है और पूर्णतः चबाया गया यह भोजन और अधिक पाचन हेतु पुनः आहार नाल में चला जाता है। पक्षियों के दांत नहीं होते, परंतु उनके अमाशय में एक मांसपेशीय प्रकोष्ठ होता है जिसे पेषणी यानी गिजार्ड कहते हैं। चित्र 9.7 देखिए बच्चों, यह इनकी ग्रास नली है, यह इनका अमाशय है, ये प्रेषणी है। पेषणी ये पीले रंग में जो आपको दिख रही है और ये इनकी आंत है। पक्षियों द्वारा प्रेषणी की भित्तियों के संकुचन और शिथिलन के माध्यम से भोजन को विघटित किया जाता है, जो प्राय निगले गए छोटे कंकड़ और बजरी की सहायता से होता है। यह दर्शाता है कि जंतुओं ने भोजन के पाचन के विभिन्न प्रकारों के अनुकूलन के लिए अपने आहार नाल की संरचना और प्रकार में कुछ विभिन्नताएं विकसित की हैं। हमने सीखा है कि पचाए गए भोजन के पोषक शरीर के विभिन्न भागों में ले जाए जाते हैं। कुछ पोषक शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने में सहायता करते हैं, जबकि शर्करा जैसे अन्य तत्व ऊर्जा प्रदान करने हेतु शरीर के अंदर विघटित होते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पोषक प्रयोज्य ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं श्वसन कहलाती है। आइए अब पता लगाएं कि जंतुओं में यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है। 9.2 जंतुओं में श्वसन। हमने कक्षा 6 के अध्याय सजीव विशेषताओं का अन्वेषण में सीखा कि सभी सजीव श्वसन करते हैं। क्या सभी जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया एक जैसी ही होती है? आइए पहले हम मनुष्यों में श्वसन प्रक्रिया को समझते हैं। 9.2.1 मनुष्यों में श्वसन। आप जानते हैं कि हम निरंतर श्वास लेते हुए वायु को शरीर के अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। वायु को शरीर के अंदर लेना अतः श्वसन तथा वायु को शरीर के बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। इस प्रक्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। शरीर में इस ऑक्सीजन का उपयोग कैसे किया जाता है? क्या श्वास लेना और श्वसन भिन्न है? आइए पता लगाएं। हम श्वास कैसे लेते हैं? वायु को शरीर के अंदर लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वास लेना कहलाती है। भोजन के बिना 1 सप्ताह तक और पानी के बिना 1 अथवा 2 दिन तक जीवित रहना कठिन है, परंतु श्वास लिए बिना हम सामान्यतः कुछ मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं। ऐसा क्यों है? हम सब जीवित हैं क्योंकि हम श्वास लेते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं अपितु पादप तथा अन्य जंतु भी श्वास लेते हैं। आइए जानते हैं कि हम श्वास कैसे लेते हैं। जिस प्रकार आपके पाचन तंत्र में भोजन एक विशिष्ट पथ का अनुसरण करता है, उसी प्रकार शरीर में श्वास लेने और श्वसन के लिए भी एक विशिष्ट तंत्र होता है। यह तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है। श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग होते हैं, जैसा कि चित्र 9.8 में दर्शाया गया है। ये देखिए बच्चों, यह मानव श्वसन तंत्र है। यह नासा द्वार है जहां से हम सांस लेते हैं। यह श्वास नली है, ये कुपिकाएं हैं, ये बायां फेफड़ा है, ये दायां फेफड़ा, ये पसली पंजर है जिसकी सहायता से हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं, और ये डायाफ्राम है। चलिए आगे का अध्ययन करते हैं। इस तंत्र में गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान एक विशिष्ट पथ के द्वारा होता है, जिस पथ से वायु शरीर के अंदर जाती है और बाहर निकलती है। उसमें श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग सम्मिलित होते हैं। ये भाग श्वास लेने और श्वसन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। श्वसन तंत्र का आरंभ नासारंध्रों से होता है, जिसे नासाद्वार कहते हैं, जिनसे हम वायु को अंतः श्वसित और उच्छ्वसित करते हैं। चित्र 9.8 यह वायु के एक छोटे युगल पथ से होकर निकलती है, जिसे नासा पथ कहते हैं। क्या आपने अपने नासा द्वार में सूक्ष्म रोमों पर ध्यान दिया है? ये रोम श्लेष्मा के साथ मिलकर हमारी श्वास के साथ आने वाली वायु में से धूल और गंदगी को पाशित कर यानी फंसा लेते हैं।
इसलिए हमें नाक से ही श्वास लेनी चाहिए, मुख से नहीं। नासापथ से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों यानी फुफ्फुसों में जाती है। श्वास नली दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जो दोनों फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में ये शाखाएं पुनः अपेक्षाकृत छोटी और महीन शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, जिनका अंत छोटे गुब्बारे जैसे कोश में होता है, जिनको कुपिकाएं कहते हैं। चित्र 9.8 में देखिए, ये कुपिकाएं हैं। ये जो छोटी छोटी शाखाओं जैसी बनी है, ये कुपिकाएं हैं। हमारे फेफड़े पसली पिंजर के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। बच्चों, ये जो हड्डी का बना है ना पसली पिंजर, इसमें हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। विज्ञान एवं समाज। यद्यपि अंतःश्वसित वायु में से बहुत सारी धूल निस्यंदित होकर बाहर रह जाती है, परंतु बहुधा संक्रमण कण फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान SARS-CO यानी CoV-2 विषाणु ने श्वसन तंत्र को प्रभावित किया था, जिससे श्वास लेने में कठिनाई हुई और इसके फलस्वरूप फेफड़ों की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई। आइए हम श्वास लेने की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप मॉडल बनाकर समझते हैं। क्रियाकलाप 9.2। आइए प्रतिरूप बनाएं। प्लास्टिक की एक चौड़ी पारदर्शी ढक्कनदार बोतल लीजिए तथा इसके पेंदे को हटा दीजिए, यानी निचले हिस्से को। बोतल के ढक्कन में एक छेद कीजिए। एक वाई यानी ये देखिए वाई के आकार की खोखली नली लीजिए। ये देखिए नली है वाई के आकार की, जैसे कि चित्र 9.9 में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। नली के शाखित सिरों पर बिना फुलाए हुए दो गुब्बारे लगाइए और उन पर रबड़ बैंड लगाकर उन्हें वायुरोधी बना दीजिए, यानी कि उसमें वायु आर पार ना हो। नली के सीधे सिरे को बोतल के पेंदों में डालते हुए ढक्कन से होकर निकालिए। ढक्कन को चिकनी मिट्टी से बंद करके उसे वायुरोधी बना दीजिए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ की एक पतली शीट तानकर उसे एक बड़े रबड़ बैंड से कसकर बांध दीजिए। रबर शीट को पकड़कर पेंदे के आधार के केंद्र से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। चित्र 9.98 9.9 का, ये देखिए का में ये जब खींचा गया है इसको निचले हिस्से को, तो देखिए जो इसमें बाहर ये जो ये पाइप लगी है, बाहर से हवा खींचती है और इन दोनों गुब्बारों में भर जाती है। लेकिन जब इस निचले हिस्से को छोड़ दिया गया तो ये हवा जो है वो बाहर निकल गई। तो इसी प्रकार हमारे फेफड़े भी कार्य करते हैं बच्चों। जब हम हवा अंदर लेते हैं शरीर के, तो हमारे फेफड़े ऐसे फूल जाते हैं, और जब हम नाक के द्वारा हवा बाहर निकाल देते हैं तो हमारे फेफड़े इस प्रकार सिकुड़ जाते हैं। बोतल के खुले पेंदे पर रबर की एक पतली शीट तानकर उसे एक बड़े रबड़ बैंड से कसकर बांध दीजिए। तो इसे हमने एक बार और पढ़ लिया है, अब आगे पढ़ते हैं। रबर शीट को पकड़कर पेंदे के आधार के केंद्र से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। चित्र 9.9 का आपने क्या देखा? अब रबर शीट को ऊपर की ओर छोड़िए और गुब्बारों को देखिए। चित्र 9.9 खा, आपको गुब्बारों में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? जब आप रबर शीट को नीचे की ओर खींचते हैं तो गुब्बारे फूल जाते हैं। इसके विपरीत जब आप रबर शीट को ऊपर की ओर छोड़ते हैं तो गुब्बारे पिचक जाते हैं। जब आप श्वास अंदर लेते हैं यानी अंतः श्वसन, तो आपकी पसलियां ऊपर तथा बाहर की ओर गति करती हैं और आपका वक्ष विस्तरित हो जाता है। अंतः श्वसन के दौरान डायाफ्राम यानी फेफड़ों के नीचे एक गुंबदाकार पेशी नीचे की ओर गति करता है। चित्र 9.10 का, इससे वक्ष गुहा का विस्तार होता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। जब आप श्वास बाहर की ओर छोड़ते हैं यानी कि उच्छ्वसन, तो पसलियां नीचे अर्थात अंदर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम वापस ऊपर आ जाता है। चित्र 9.10 खा में देखिए। ये देखिए बच्चों, ये क्या हो रहा है? पसलियां बाहर की ओर गति कर रही हैं। देखिए बाहर की ओर गति कर रही हैं। कब? जब वायु अंदर खींची जाती है, और जब वायु बाहर धकेली जाती है तो पसलियां अपनी मूल स्थिति में आ जाती हैं। ये देखिए, ठीक है बच्चों।
चलिए अब आगे पढ़ते हैं, जिससे वक्ष गुहा का विस्तार कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। चित्र 9.9 में दर्शाए गए प्रतिरूप में गुब्बारे किसे प्रदर्शित करते हैं? रबर शीट किसे प्रदर्शित करती है? इस प्रतिरूप में गुब्बारे फेफड़ों को और रबर शीट डायाफ्राम को प्रदर्शित करती है। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। विज्ञान एवं समाज, स्वस्थ जीवन के लिए श्वसन अभ्यास। शताब्दियों से भारत और विश्व भर की विभिन्न संस्कृतियों में श्वसन अभ्यास किए जाते रहे हैं। प्राणायाम श्वसन तंत्र के स्वास्थ्य, चित्त शांति और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भली भांति जाना जाता है। लद्दाख में लोग तुम्बो श्वास का अभ्यास करते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जो ठंडे मौसम में शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करने और फेफड़ों के प्रकार को सुधारने में सहायक होती है। इसी प्रकार गहरी श्वास लेने की तकनीकों का उपयोग अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। कुछ परंपराओं में गहरी श्वास लेने को मंत्रोच्चार के साथ जोड़ा गया है और इनमें विश्रांति और मानसिक स्पष्टता के संवर्धन हेतु लयबद्ध श्वास नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। हम श्वास के द्वारा क्या छोड़ते हैं? क्रियाकलाप 9.3 आइए खोज करें। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन हेतु चित्र 9.11 में दर्शाए अनुसार दो परख नलियों का और खा में ताजा बनाए गए चूने के पानी की समान मात्रा लीजिए। ये देखिए इन दोनों में समान चूने की पानी की मात्रा है। परख नली का में पिचकारी अथवा सिरिंज की सहायता से वायु प्रवाहित कीजिए। ये देखिए चित्र 9.11 का में यह वही वायु है जिसे आप अंतः श्वसन में लेते हैं। परख नली खा में स्ट्रॉ का उपयोग करके अपनी मुंह से चूने के पानी में बार बार वायु फूकिए। ये देखिए चूने के पानी में नली यानी स्ट्रॉ की सहायता से वायु आप फूकेंगे। चित्र 9.11 खा ये आपने देखा ही है। क्या आपको चूने के पानी के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? परख नली खा में चूने का पानी दूधिया हो गया, परंतु परख नली क में चूने का पानी दूधिया नहीं हुआ। यह क्या इंगित करता है? चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करने पर दूधिया हो जाता है, जो यह इंगित करता है कि अंतःश्वसित वायु की तुलना में उच्छ्वसित वायु में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे चलते हैं, गैसों का विनिमय कैसे होता है? बच्चों ये देखिए कुपिकाएं, ये बड़े रूप में दिखाया गया है और इसी में रुधिर वाहिकाएं होती हैं जिसमें रक्त होता है। और ये देखिए इसका बड़ा रूप दिखाया गया है आपको कुपिका का, जिसके अंदर जो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान बाहर से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है और कुपिकाओं को भर देती है। कुपिकाओं की भित्तियां पतली होती हैं जो रक्त से पूरित महीन नलिकाओं से घिरी होती हैं। चित्र 9.12 में जैसे आपने देखा। इसके पश्चात चलते हैं। रक्त शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिकाओं तक ले जाता है और वहां से इसे वायु में निर्मुक्त किया जाता है। इसी समय कुपिकाओं से ऑक्सीजन रक्त में जाती है और शरीर के सभी भागों में पहुंचाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे आपको किस प्रकार ऊर्जा मिलती है? प्राप्त ऊर्जा केवल भोजन पर ही नहीं अपितु श्वास के साथ ग्रहण की जाने वाली ऑक्सीजन पर भी निर्भर करती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसे शर्करा यानी ग्लूकोज जैसे सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। इसके साथ ही ऊर्जा निर्मुक्त करने के लिए ऑक्सीजन ग्लूकोज को विघटित करने में सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है, ग्लूकोज जमा ऑक्सीजन, और इससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल जमा ऊर्जा। श्वास लेने के दौरान हम अपने वातावरण से वायु को अंतःश्वसित करते हैं और उच्छ्वसित वायु में अंतःश्वसित वायु की अपेक्षा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ध्यान दीजिए कि अंतःश्वसित वायु में उपस्थित पूरी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। चित्र 9.13 कुछ जंतु श्वसन के दौरान ऑक्सीजन के अधिक भाग का उपयोग कर सकते हैं। गैसों का यह विनिमय सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को ऊर्जा उत्पन्न करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीजन मिले। सरल शब्दों में कहें तो श्वास लेने के दौरान ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जबकि श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग भोजन के विघटन हेतु और ऊर्जा का निर्मुक्त करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा हमें चलने, दौड़ने, खेलने और यहाँ तक कि सोचने में भी सहायता करती है। श्वास लेना एक शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि शरीर के अंदर होती है।
दोनों प्रक्रियाएं जीवित रहने के लिए अनिवार्य होती हैं। हमारे शरीर में पोषकों, ऑक्सीजन, अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशिष्ट तंत्र होता है। इस तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाएं सम्मिलित होती हैं। हृदय रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से रुधिर को पंप करता है, जिससे शरीर के सभी भागों में पोषकों, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का परिवहन सुनिश्चित होता है, जबकि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। विज्ञान एवं समाज। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। ये फेफड़ों को हानि पहुंचाता है और फेफड़ों के कैंसर सहित अनेक श्वसन रोगों के जोखिम को भी बढ़ा देता है। इससे लगातार खांसी आती है और बार बार संक्रमण होता है। धुआं धूम्रपान करने वाले को हानि पहुंचाने के साथ साथ वायु में हानिकारक रसायनों को निर्मुक्त करता है। यह धुआं आसपास के व्यक्तियों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। धूम्रपान नहीं करने वाले व्यक्ति जब इस प्रदूषित वायु में श्वास लेते हैं तो वे भी अनैच्छिक रूप से निष्क्रिय धूम्रपान करने के लिए बाध्य होते हैं। ये निष्क्रिय धूम्रपान बच्चों, वृद्धजनों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से हानिकारक होता है। इन जोखिमों के कारण धूम्रपान से बचना न केवल हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, अपितु यह हमारे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी सहायता करता है। चलिए आगे चलते हैं। 9.2.2 क्या अन्य जंतु भी मानवों की भांति श्वास लेते हैं? ये देखिए, ये मछली के श्वास लेने में सहायक भाग बने हैं। चलिए पहले अध्ययन करते हैं। आपने सीखा है कि विभिन्न जंतु अलग अलग पर्यायवासों में रहते हैं। आपने चिड़ियों को उड़ने और मछलियों को तैरते देखा होगा। वे कैसे श्वास लेते हैं? जैसे पक्षी, हाथी, शेर, गाय, बकरी, छिपकली और सांप अपने फेफड़ों से श्वास लेते हैं। यद्यपि इन सभी जंतुओं में फेफड़े होते हैं, परंतु प्रत्येक जंतु में फेफड़ों की संरचना भिन्न होती है। अधिकांश जलीय जंतु जैसे कि मछली क्लोम यानी गलफड़े नामक विशेषीकृत संरचनाएं होती हैं। चित्र 9.14 इसमें देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है क्लोम, जिसे गलफड़े कहा जाता है। इनमें रक्त वाहिकाओं की प्रचुर आपूर्ति होती है। रक्त और पानी में घुली गैसों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय क्लोम के द्वारा होता है। उभयचर जैसे मेढक थल और जल दोनों में जीवन यापन करते हैं। वे अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में श्वास लेने के लिए शरीर के भिन्न भिन्न भागों का उपयोग करते हैं। उदाहरणार्थ टैडपोल जल में क्लोमों से श्वास लेते हैं। टैडपोल क्या होता है बच्चों? टैडपोल होता है जब मेढक का छोटा रूप। मेढक अंडे होते हैं, अंडे में से जब मेढक निकलता है तो जल में ही रहता है, तब वो पूरी तरह विकसित नहीं होता, तब उसे हम टैडपोल कहते हैं। ये जल में क्लोमों से श्वास लेते हैं। जबकि वयस्क मेढक मतलब जब मेढक बड़ा हो जाता है, थल पर श्वास लेने के लिए फेफड़ों का उपयोग करते हैं। और जब वे जल में होते हैं तब वे त्वचा के द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। यह अनुकूलन उन्हें जल और थल दोनों में जीवित रहने में सहायता करता है और यह दर्शाता है कि जंतु समय के साथ विभिन्न परिवेशों के लिए कैसे अनुकूलित हुए हैं। केंचुए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए अपनी नम त्वचा का उपयोग करते हैं। अतः विभिन्न जंतुओं में अपने विशिष्ट पर्यायवासों के अनुकूल श्वास लेने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। जीवन के निर्वहन हेतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त शरीर में अन्य तंत्र भी हैं जो एक दूसरे के साथ समन्वय में कार्य करते हैं। आप इनके विषय में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। संक्षेप में, पोषण, परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन जैसे जैव प्रक्रम सजीवों को उत्तरजीविका के लिए अनिवार्य शारीरिक प्रक्रिया हैं। मानव पाचन तंत्र में आहार नाल होती है, जिसमें मुख, ग्रास नली, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, गूदा और संबंध भाग तथा यकृत और अग्नाशय होते हैं। पचे हुए भोजन को प्राथमिक रूप से क्षुद्रांत की भित्तियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित पोषक रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में वितरित किए जाते हैं, जहां उनका उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। बृहदांत्र बिना पचे हुए भोजन से बचे हुए अधिकांश जल और कुछ लवणों को अवशोषित कर लेता है। घास खाने वाले जंतुओं जैसे गाय और बकरी को रोमंथी जंतु कहते हैं। ये जंतु भोजन को आंशिक रूप से चबाकर निगल लेते हैं।
बाद में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जंतुओं द्वारा अपने मुंह में वापस लाया जाता है और फिर वे उसे अच्छी तरह चबाते हैं। श्वास लेने में वायु का फेफड़ों में जाना, अंतःश्वसन और फेफड़ों से बाहर निकलना उच्छ्वसन सम्मिलित है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय फेफड़ों की कुपिकाओं में होता है। श्वसन में हमारे द्वारा अंतःश्वसित वायु से ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटन के लिए किया जाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा पोषक प्रयोज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं वह श्वसन कहलाती है। परिसंचरण तंत्र पोषकों और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाता है। इसमें हृदय सम्मिलित है जो रुधिर को पंप करता है और रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन तथा पोषकों को पहुंचाता एवं अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। श्वास लेना एक शारीरिक प्रक्रिया है तथा श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। विभिन्न जंतुओं में उनके पर्यायवासों के अनुरूप अनुकूलित श्वास लेने की भिन्न भिन्न कार्य प्रणालियां होती हैं। तो बच्चों, हमने ये संक्षेप में एक बार और अध्याय जंतुओं में जैव प्रक्रम को समाप्त कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।